बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज किसी ने ये बात की कि फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो एक खुश आइंद इकदाम है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। अपोजिशन के रहनुमाओं ने यह कहा कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भयानक चेहरा है और यह तब्दीली का मेकअप उतर चुका है। इसके साथ साथ किसी ने यह बात की कि अपोजिशन की किसी के साथ डील चल रही है और किसी जानिब से आवाज़ आई कि हम इसकी तरदीद करते हैं, जो ये बातें करते हैं उन्हीं से हकायक जानिए। एक तरफ अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मुलाकात की है तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने अपोजिशन रहनुमाओं से भी मुलाकात की है। इसी ज़िमन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की बातें जो हैं वो मंजर आम पे जो कुछ हफ्ता पहले से आना शुरू हुई, अब वो कुछ मध्यम पड़ती हुई भी दिखाई देती हैं। हुकूमती इक़दामात क्या हैं, अपोजिशन के इक़दामात क्या हैं, इस बारे में बात करेंगे और बात का आगाज़ यहीं से करेंगे। राना साहब, देखा जाए आज के पूरे सिनेरियो में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतल्लिक बातें, वो चाहे डील की हों या उनकी वापसी की हों, आप इसके पीछे मुहर्रिकात क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, ज़रा आप पिछले महीने के प्रोग्राम उठा के देख लें, उससे पिछले महीने के प्रोग्राम उठा के देख लें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आ रहे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को लोग बोला ज़रूर कहते हैं, लोग इतना बोला भी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के कुछ चाहने वालों ने या उनके कुछ साथियों ने कुछ रवाबत करने की कोशिश की थी, जिनमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, और पूरी कोशिशें की गई, लेकिन किसी तरफ से भी उनकी कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजूहात क्या थी? मियाँ साहब जो डिमांड करते हैं कि उनके केसेस ख़त्म किए जाए, मुमकिन नहीं है। उनको अगले 5 साल दिए जाए, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी अदारा किसी भी सूरत में कोई भी गैर आईनी ना काम कर सकता है, ना काम करेगा, और ना ही कोई इस बात की उम्मीद रखे। अब इन्होंने जब इतना ज़्यादा शोर डालना शुरू कर दिया, आपने देखा कि बेइंतहा शोर पड़ा। जो ये लतीफ़ क्या कह रहे हैं, शाहिद आका नवासी क्या कह रहे हैं, तलाल चौधरी क्या कह रहे हैं, ख़ुद मरियम क्या कह रही हैं, बहुत से लोगों ने बरी करना शुरू कर दी और एक ऐसा माहौल बना दिया कि लगता था जैसे मियाँ नवाज शरीफ कल आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ परसों आ रहे हैं। एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया गया। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। मेरे पास जो इतलात है, ये सारा कुछ, ये डील या ये डील दोनों आप लफ्ज़ कर लें, या किसी से राब्तों का सिलसिला आज से कम 2 माह पहले ही ख़त्म हो गया था, जब एक बहुत बड़े शख्स ने कोशिश की थी किस तरीके से कि जनाब मैं मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ दिला सकूं। तो आगे से वाज़े जवाब आया था, मैं जो आपको कह रहा हूँ वाज़े जवाब आया था कि इस बात को जहन में रखें कि हम कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने शरीफ बरादरान ने गैर मुल्की सफ़ीरों से रब्ते शुरू किए। मियाँ साहब के कुछ चाहने वालों ने गैर मुल्की सफ़ीरों से रब्ते किए, उन सुफरा के ज़रिए उनकी हमायत लेकर कोई प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की, उसमें भी वो नाकाम हो गए, बिल्कुल कुछ नहीं। अब इन सारे मामलात पे तो 2 माह पहले ये नाकाम हो गए थे। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपना ये तासर देना चाह रहे थे कि मियाँ साहब आ रहे हैं और कोई ऐसी डील हो गई है कि आने वाला वक्त हमारा है, ताकि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जो मुतवक्को हैं पंजाब में या सिंध में, KPK में तो हो रहे हैं वो इंतखाबात, और उसके अलावा अगर कौमी इलेक्शन जो आ जाते हैं पहले या कोई माहौल बनता है तो हमारे साथी हमें छोड़ के ना जाए। ये सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए, बल्दियाती इंतखाबात में अपनी मूव बनाने के लिए, और अपने ही लोगों के साथ इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं कि आज की तरदीद के बाद आप क्या समझते हैं? अब ये किन से रब्ते कर रहे होंगे, किन से इनकी डील हो रही होगी, किन के साथ ये चोर दरवाज़ों से मिलने की कोशिश करेंगे? कोई भी इनको मिलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम TV पे इसलिए बयान नहीं करते, वो भी सलामती के हवाले से हैं। बरतानिया में कौन किससे किस जगह क्यों मिला? PMLN तो आज की तरतीब को भी खुशाइंद करार दे रही है। वो कहती है कि इससे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सुरखरू हुई कि हम कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जो आइन के खिलाफ हो, हमारी डील सिर्फ आवाम से। बहुत अच्छी बात उन्होंने की, आइन आवाम से डील, आवाम के लिए वापस आ जाए। क्यों नहीं आते? आवाम से डील है तो आवाम के लिए वापस क्यों नहीं आते? एक तरफ वो कहते हैं कि अवाम भूख से मर गई, महंगाई हो गई, मौशत तबाह हो गई, मुल्क बिल्कुल कंगाल हो गया, तो उसको मियाँ नवाज शरीफ बचा सकते हैं, तो आए आगे बचाएं। अवाम का दर्द है तो आगे निकले ना बाहर, अवाम का दर्द है छोड़ के आ जाएं। कौन सी अवाम, किस अवाम की बात कर रहे हैं? इस अवाम के लिए वो नहीं आएंगे। क्या इस अवाम के लिए जद्दा से वापस आ गए थे? तो ये सारी चीज़ें या सर इनके इत्तेहादियों को भी वाज़े तौर पर पता है, बड़ा करीबी पता है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे।
चले इत्तेहादी डील के मामले पे क्या बात रखते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की आज की गुफ्तगू सुन लेते हैं। उन्होंने जो डील के मुतालिक उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, नाज़रीन पहले वो मुलाहिजा कीजिए। पीडीएम का एक अहम हिस्सा है मुस्लिम लीग नून, उसके हवाले से बहुत कियासराइयाँ चल रही हैं। खुद उनके लीडर भी तासुर दे रहे हैं जैसे उनके मामला एस्टेब्लिशमेंट से तय हो गए हैं और उसके नतीजे में मियां साहब वापस आएंगे, केसेस में रिलीफ मिल जाएंगे। इन चीजों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है और नहीं उनके किसी एक सीनियर जिम्मेदार आदमी ने आज तक मेरे साथ डिस्कस किया है। राना साहब, सवाल के मौके पे चेहरे का स्पार्ट लहजा आपने देखा? बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। और एक बात आपको बता दूं, मौलाना साहब को इतना इल्म था कि कब कहाँ पे क्या मुलाकातें हो रही हैं, कब कहाँ पर कौन किससे मिलने जा रहा है। जिसका आपको याद होगा कि मौलाना साहब ने एक दफ़ा इजहार भी कर दिया था कि अगर हमसे हट के कोई किसी जगह मुज़ाकरत करता तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। ये बाकायदा उन्होंने एक जगह पे इजहार किया था। अब मौलाना साहब जो है उनकी पार्टी के अंदर भी बातें हो रही हैं कि जनाब आप जिनके लिए भाग रहे हैं, जिनको लंदन बचाने के लिए आपने आज़ादी मार्च किया, अब वो लोग जो हैं वो आपसे हटके कुछ कर रहे हैं। मौलाना साहब परेशान हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी क्लियर और साफ, कल भी जो मौलाना साहब की गुफ्तगू मियां नवाज शरीफ से हुई उसमें भी मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए। और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी मैं फिर आज कह रहा हूं कि कम से कम इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले तक नहीं है। जब तक नया इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं। यानी जब माहौल बना होगा आप वापस आएंगे, आपकी गिरफ्तारी हो भी गई तो वो आपके हक में जाएगी? भाई गिरफ्तारी होगी, हक में चलेगी, ओके। नाअहली किस तरह खत्म होगी मुझे बता देना, नाअहली किस तरह खत्म होगी? मुस्लिम लीग नून जो सोच रही है ना जी हमने पिटीशन किया नाअहली खत्म हो जाएगी, तो फिर मियां नवाज शरीफ की खाली खत्म नहीं होगी, उस केस का असर पाकिस्तान के हर शहरी पे पड़ेगा। और फिर ये एक सवाल होगा हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया के आगे कि जनाब ये क्या जो ये कहते हैं वो करवा लेते हैं, तो फिर अदलिया कहाँ खड़ी है, कानून कहाँ खड़ा है? जिन लोगों ने नाअहली की थी फिर उनके फैसले कहाँ खड़े हैं? वो नाअहली सिर्फ एक शख्स ने नहीं की थी, एक जज नहीं थे, हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस का बेंच था, याद है ना आपको यासर? तो ये बड़े सवाल हैं। अभी ये दुख वाली बात है मुस्लिम लीग नून के लिए, गम वाली बात है कि मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे। और मैं ये भी बता दूं इस ज़िमन में एक और कोशिश हो रही है। अब एक कोशिश ये हो रही है कि जब मियां साहब नहीं आ रहे तो मरियम साहबा किस तरीके से बाहर चले जाएं कुछ दिनों के लिए, वो इलाज अपने वालिद साहब के ऑपरेशन या किसी और मामले पे, लेकिन उसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। अब मियां नवाज शरीफ साहब तो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, उन पे चले मान ले नाअहली के केस है, बड़े केस हैं, इसहाक डार साहब क्यों नहीं आ रहे? इसहाक डार साहब ने आना भी नहीं। चलिए मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं आ रहे? मुस्लिम लीग नून के अंदर जनाब जो थिंक टैंक है ज़रा उनसे पूछ के देखें, वो खुद चीखते हैं। मैं एक MNA की बात करता हूँ और वो वफाक में अपोजिशन की तरफ से बड़ी अहम जिम्मेदारी भी है। उन्होंने मुझे कहा कि राना अजीम क्या बताएं, अपना कुछ छड्या नहीं, अपना सब कुछ लै गए नहीं तो साडा कुछ छड्या नहीं। ये पंजाबी में उन्होंने मुझे कहा और अक्सर उनकी गुफ्तगू जो होती है बड़ी खबर निकलती है उसमें से। तो ये बात अब जब आप देखें ना, मियां नवाज शरीफ की आमद चंद लोग कह रहे हैं, अब मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे, ये आपके सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त सबसे करीब तरीन इत्तेहादी हैं मियां साहब के। अगर वो कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है, करीब तरीन क्या, सिर्फ एक ही तो इत्तेहादी है राना साहब? चलें करीब तरीन मैं इसलिए कहता हूँ एक ही है, तो ऐसे आप हाँ ये बात दुरुस्त है तो एक ही इत्तेहादी, लेकिन अब वो भी बेचारा इत्तेहादी कम है। अब मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों वो इनके इत्तेहादी रहे, उन्हें जहाँ पे हिस्सा मिल गया है वो हिस्सा लेकर हो सकता है अपना एक नया इत्तेहाद बनाने चले जाएं। आप देखें ना आज PSP वालों से मुलाकात। चलें जब आप नए इत्तेहाद की बात कर चुके हैं फिर हम अपोजिशन की कुली तौर पे बात कर लेते हैं। आप ये देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहुंची है MQM के पास, उधर मौलाना पहुंचे हैं PSP के पास। अब ये जो नई मुलाकातें हो रही हैं हुकूमती इत्तेहादियों से भी और अपोजिशन की अपोजिशन रहनुमाओं से भी, ये किस हद तक अपोजिशन को बेनिफिट देगी? कोई अपोजिशन को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जितनी मुलाकातें हो रही हैं, PSP का कोई MPA है नहीं है, PSP का कोई MNA है? आवाम की सियासत में अगर आप साथ में ला लेते हैं PSP को कराची की, सर मैं बिल्कुल अब उसी तरफ आ रहा हूँ। उसका कोई MNA है, उसका कोई MPA है, आप कराची की सियासत में उन्हें साथ मिलाएंगे तो किसके खिलाफ जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ठीक है, अपोजिशन कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान। इसी तरह नून लीग जाती है वहाँ पे फारूक सत्तार के पास, या MQM के पास जाती है, MQM पाकिस्तान के पास जाती है, वो तो उनके साथ नहीं चलेंगे। अगर वो फारूक सत्तार के पास जाती है तो फारूक सत्तार ऑलरेडी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं। फारूक सत्तार अगर उनके साथ चलते हैं तो फिर वो फारूक सत्तार तो पहले कह चुके हैं कि इससे ज़्यादा सिंध ने तबाही की है, तो फिर पीपल्स पार्टी
वर्सेस मौलाना वर्सेस मुस्तफ़ा कमाल वर्सेस नून लीग एन और वर्सेस जो है MKM फारूक स्टार, ये होगा भाई। इसमें फ़ायदा किसका होगा? इसमें फ़ायदा सिर्फ हुकूमत को होगा। यानी ये जो मतंजन बन रहा है ये हुकूमत ही खाएगी इसको? बन गया हुआ, बन नहीं रहा, बन गया हुआ है और हुकूमत 3-3.5 साल से खा रही है। इस मतंजन की बिरयानी की देख कभी पीपल्स पार्टी लैदा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। देखें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हुकूमत के फेवर में जा रही हैं ना यासर, आप गौर करें, वो है अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन। अब वर्सेस अपोजिशन जब लफ्ज़ आता है तो फिर हुकूमत को बड़ा सुकून मिल जाता है। मैंने कल आपसे कहा था कि चंद दिन का तमाशा ये फॉरेन फंडिंग का, आज फॉरेन फंडिंग में कितनी बात हुई है? आज फॉरेन फंडिंग की बातें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब नहीं हुई, वजाहत नहीं हुकूमत की तरफ से दी गई। इल्जामात तो अपोजिशन ने आज काफ़ी बढ़कर लगाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी लगाया, मरियम नवाज साहिबा भी, एहसन इकबाल साहब भी, अब तो बिलावल भुट्टो भी बोल पड़े। लेकिन बात वही है कि 2-3 दिन तक ये बातें चलेंगी, उसके बाद फिर अपनी पड़ जाएगी, फिर अपनी आ जाएगी। मैंने कल भी कहा था कुछ नहीं होना, इस हमाम में सब नंगे हैं, कुछ नहीं होना, देख लीजिएगा, कानूनी माहिरीन से पूछ लीजिएगा, यही सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। सब लोग अपनी पुरानी तरह ही काम करेंगे। जिस सियासी जमात के पास जो है, जिसको जहाँ पे जो मिला है वो उसी के मुताबिक करेगा। ये जो पीपल्स पार्टी का इतना कॉन्फिडेंस है, जो पीपल्स पार्टी इतनी बड़े वसूख से कह रही है कि आने वाला वक्त हमारा है, वो भी तो किसी लाइन में लगी हुई है ना। मुस्लिम लीग नून कह रही है कि आने वाला वक्त हमारा है, मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, वो क्लियर हो गया, उनका वक्त तो ख़त्म हो गया। उन्होंने जो रोज़ा रखा हुआ था ना मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का, वो आज टूट गया और वक्त से पहले ही इफ्तारी होगी ना उनकी, बिल्कुल हो गई। और अगर आप ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस सबका शेक होगा तो फिर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग किसका होगा? मैं आपको कह रहा हूँ, ना इमरान खान की हुकूमत जा रही है, ना उसकी हुकूमत को भेजने के लिए कोई मुतहर्रक है, ना अपोजिशन, मैं फिर कह रहा हूँ, ना कोई और अदारे। ये काम इसी तरह चलता रहेगा। फिर राणा साहब, हुकूमत को खतरा क्या है? जो 3 माह की बातें हो रही हैं, वो 3 माह में क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं है। देखें, खतरा सिर्फ अपने वज़रा को मुतहर्रिक करने की बात। देखें, अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो तेज़ खेलेगी, अब T10 खेलेगी। पहले टेस्ट मैच था, फिर वनडे, फिर T20, अब T10। अब T10 खेलने के लिए वो कोशिश करेंगे, जितने कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताएं, 5 जनवरी, आज 5 जनवरी है ना जी, कहा गया था कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा लाहौर में इवेंट करेगी। कितना बड़ा इवेंट हुआ है? 5 जनवरी ऐलान हुआ था ना, कितना बड़ा इवेंट हो गया है। लाखों का, करोड़ों का, 50,000 का, 10,000 का, 5,000 का मजमा इकट्ठा हो गया। जिन लोगों की शमूलियत हुई वो कितने बड़े नाम हैं। और भाई सब इसी तरह चलता रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, असल जो सियासी खेल शुरू होगा वो नवंबर-दिसंबर में होगा, जब पता चलेगा अब आखिरी टाइम आ गया है, अब 2023 में इलेक्शन का टाइम होगा। जोर तोड़, ऊपर नीचे, अलहदगी, अलहदा ग्रुप बनना, ये सारे मामला उस वक्त होंगे, उससे पहले नहीं होगा। सियासी खिचड़ी अब जो पक रही है, इसका हासिल हुसूल कुछ नहीं है। ये सियासी खिचड़ी नहीं है यासर, ना, इसे सियासी खिचड़ी ना कहे। क्या होगा? ये सियासी देग है, अच्छा, जिसमें से सारे अपना हिस्सा लेकर खुश हैं। यानी आप ये समझते हैं कि नवंबर दिसंबर में फिर इससे निकलेगा कुछ नहीं, देग तो खाली हो जाएगी। देग खाली हो जाएगी, फिर सारे जो है अपनी देग पकाने के लिए अपने फिर नया अलाव इकट्ठा किया जाएगा, देग पकाने की तैयारी की जाएगी, फिर देखिए कि उस देग में क्या निकलता है। नाज़रीन, दीगर सियासी पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जब आइंदा आम इंतखाबात के लिए भी सोच विचार हो रही है, अवाम की फलाह व बहबूद पर भी बातें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की कारकर्दगी और मौजूदा सूरत हाल पर खाइफ क्यों है? जब हुकूमत को इस बात का इदराक है कि अवाम मुश्किलात का शिकार है, हम इस गर्दाब से निकल जाएंगे, मुआशी बहाली होगी, तो अपोजिशन को इस पर एतमाद में क्यों नहीं लिया जाता? अपोजिशन के मौजूदा जो रवाबित हैं, ये किस सिलसिले में हैं? आइंदा आम इंतखाबात के सिलसिले में कि मौजूदा हुकूमत को फिल वक्त टेंशन देने के लिए? इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस हवाले से वक्त देने का बहुत मशकूर हूं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले अगर आपकी जानिब आऊं, आपकी हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर
उसे खुशाइंद भी कह रही है, खैर मकदम भी कर रही है जो रिपोर्ट जारी हुई है, जबकि आज अपोजिशन के तमाम तर रहनुमा, बिलावल भुट्टो जरदारी ले लें, मरियम नवाज साहिबा ले लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ले लें, शहबाज शरीफ साहब ले लें, वो आपको यही कहते हैं कि तब्दीली का जो मेकअप था वो इस रिपोर्ट ने उतार दिया है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, मजीद ये ढोंग आप नहीं चला सकते। तो अपोजिशन के इस मौकिफ को दलाइल पे कैसे रद्द करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि ऑपोजिशन के जो बेरोजगार सियासतदान हैं, जिनकी जो क्या बोले, जो चूरन बेच के पैसे कमाते थे, कभी डॉलर उनका आप काम सियासी बेरोजगारी की वजह से उन्होंने अब ये तरह तरह की बातें, आपको पता है चीजें पॉजिटिव जा रही होती है लेकिन उनके फंडेड नैरेटिव में चीजें नेगेटिव जा रही होती हैं। तो ये एक ढोंग है जो उन्होंने रचाया हुआ है और वो लगे रहते हैं अपने नैरेटिव के ऊपर। वो गोबल का फ्रेज है ना जिसको वो कॉपी करते हैं, वो कहते हैं कि इतना झूठ बोलो कि झूठ सच लगना शुरू हो जाए। यानी पिछली जब इनकी अपनी हुकूमत थी तब भी ये यही करते थे और अब उनको हजम नहीं हो रहा कि तहरीके इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए हर तरह की कोशिश कर बैठी है कि पाकिस्तान जो जब हमारी हुकूमत आई तो बैंकरप्सी के धाने पे था, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब से ज्यादा था, आपके स्टेट बैंक में रिजर्व 7 अरब से कम थे। अब आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 0 है और आपके पास बैंक में, स्टेट बैंक में आपके पास 20 अरब से ज्यादा पैसे होते हैं, आपकी रिमिटेंसेस इंक्रीज कर गई हैं, आप गरीब अवाम के लिए सेहत कार्ड आपने दे दिया, KPK पंजाब और अब बलोचिस्तान आजाद कश्मीर में भी, जहां हर फैमिली को 10 लाख रुपए तक हेल्थ कवर मिलेगा इन पेशेंट्स अस्पताल में दाखिल होने का। इसके साथ पनाहगाहें एहसास प्रोग्राम जिसमें कोविड जिसने दुनिया को जमीन पे ले आया, पाकिस्तान और नेगेटिव चली गई, सारी वेस्टर्न ममालिक यूरोपीय में चलेंगी। हमारे साथ जो हिंदुस्तान है जो बड़ा जबरदस्त तेजी से तरक्की कर रहा है वो खुद नेगेटिव -7 पे चले गए और चाइना इटसेल्फ हर मुल्क के ऊपर बड़ा नेगेटिव करता है। पाकिस्तान उसमें से भी अल्लाह पाक के करम से बड़ी बेहतरी से निकला है और दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक ने नंबर 1 पाकिस्तान को डिक्लेयर किया है। 10 करोड़ से ज्यादा आप वैक्सीन लगा चुके हैं। चलिए ज़रका साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, बात कंप्लीट करने दें तो आपकी मेहरबानी करना, बुलाने का फायदा। चले कर तो ये सारे जो काम तहरीके इंसाफ ने किए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप के अंदर, ये कैसे हजम होंगे? देखिए ना जी, जो 3-3 दफा हुकूमत में रहे और वो रुपए इन्होंने जाया किए, कभी मेट्रो लगाई, कभी येलो कैब स्कीम लगाई, कभी लैपटॉप स्कीम, PSDP तो वही होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस PSDP को ऐसी डायरेक्शन में लेके गए कि गरीब आदमी को फायदा मिला। पूरी दुनिया में महंगाई हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब। चलिए आपको आगे भी मौका देते हैं ना, आगे भी मौका देते हैं आपसे, आगे भी पूछते हैं आपसे राशन के हवाले से। देखिए ज़रका साहब आपसे पूछते हैं, दोबारा आपको मिलता है मौका। अब आप जब आपको ज़रका साहिबा आपसे दोबारा भी पूछते हैं, करने दे। देखिए सीधी ज़रका साहिबा, डॉक्टर साहब आपके सवाल पूछे, सवाल आप 20 मिनट का जवाब तो नहीं देना मेरी बहन, आपसे पूछते रहेंगे। कहाँ हुए 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे मेरा। चलिए कर लें, आप कर लें जी। इतनी पॉजिटिव बातें हजम करने के लिए दिल जिगरा चाहिए ना, वो कहां से होगा? किसको दिल जिगरा चाहिए होगा? आपको सवाल सुनने का भी मेरी बहन दिल जिगरा होना चाहिए। आप करें, आप जवाब दें। अब आप ही कीजिए, आपके साथ तो प्रोग्राम इस तरह होता है, मुझे नजर नहीं आ रहा। 12 लाख बात कीजिए जी, मुझे बता दे प्रोग्राम किस तरह होता है। मेरी बहन आप 8 मिनट या 7 मिनट बोल रही है, जो आप जिन पे आप सवाल कर रही हैं उन सभी हमने जवाब लेना है ना। साथ में कैसर अहमद शेख साहब बैठे हैं, उनका मौकिफ ले लें, फिर मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। कैसर अहमद शेख साहब, जब हुकूमत ये मौकिफ रखती है कि आप तो सियासी बेरोजगार हैं, आप झूठ इतना बोलते हैं कि झूठ भी सच का गुमान होने लगता है उस पर, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, हम माशी तौर पे बेहतरी की तरफ गामजन है, तो फिर आपको किस बात से मसला है? यासर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा दरकास और वसी साहब ने तो अभी जो बातें गिना दी, मैं तो हैरान होता हूँ और इनकी हिम्मत है कि ये अभी भी इतना हौसला रखती हैं और ये बातें कर रही हैं। देखिए बात ये है सीधी कि हम जब मुस्लिम लीग की हुकूमत गई ना, तो कुल सारे मुल्क की आमदनी $310 अरब थी।
अब 290 अरब डॉलर हो गई। फीकस आमदनी $1400 थी फीकस, और अब 1200 हो गई, और जबकि बांग्लादेश और इंडिया की 2100 है। हमारा मुल्क 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से है, और इकानमी हमारी 46th है, 46वीं इकानमी है दुनिया की, आबादी 5वीं है हमारी। अब मैं कैसर साहब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूं। आप कहते हैं कि फीकस आमदनी कम हो गई है। हमारे वजीर आजम साहब, हमारे वज़रा, उन्होंने कितना टैक्स पे किया है गुज़श्ता साल की निस्बत, आपको इसका अंदाजा है? आप उधर से अंदाजा लगाइए कितनी आमदन में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म साहब की आमदनी में तो इजाफा हुआ है, उन्होंने टैक्स ज़्यादा पे किया है, वो तो सीधी सीधी बात है। तो अब लोगों का, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो महंगाई 12.5% तो ऑफिशियल है, मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जिससे कोई इनकार कर दे। अभी इस महीने 22 माह की सबसे ज़्यादा महंगाई 12.5% है। हमने ये कहते थे हमने बहुत कर्जा लिया है, कुल देखिए ये सारी फिगर्स आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी फिगर्स है, ये तो इनके अपने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की फिगर है। मैं फाइनेंस कमेटी का भी मेंबर हूँ, जो स्टैंडिंग कमेटी है, और इकोनॉमिक अफेयर की जो कमेटी है, और ये बातें खुद गवर्नमेंट वाले रिवील करते हैं, हमें बताते हैं। अब बताइए कि मैं अब इसमें क्या यानी दो राय दे सकते हैं कि बेरोजगारी है, इन्होंने तो 1 करोड़ बंदों को नौकरी देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, बेरोजगारी का क्या बेतहाशा बुरा हाल है। अच्छा उसको छोड़िए जी, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, अब इससे ऊपर और क्या बात हो सकती है कि 31 करोड़ रुपए जो स्टेट बैंक में रेमिटेंस होती है, और वो तो पता होता है सबको स्टेट बैंक की रेमिटेंस है, और इनकी 31 करोड़ मिल नहीं रहे, और बोधे दलाइल ये दे रहे हैं। मैंने कल फवाद चौधरी साहब को सुना, तो उन्होंने कहा जी कई एंट्रियां डबल हो गई हैं। शेख साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं अकाउंट में, शेख साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं। ज़रका साहब, आप लोगों ने जब इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ के जो दावे थे उसी बुनियाद पर कौम ने आपको वोट दिया, कौम तब्दीली चाहती थी, आपने जो चीज़ें बताई बिल्कुल हुई होंगी, लेकिन अवाम को रिलीफ, जो आम आदमी है उसको रिलीफ कब तक मिलेगा? रूरल इकोनॉमी में 1100 अरब डाला गया है। 65% पाकिस्तान की आबादी अभी भी रूरल इकोनॉमी में रहती है, और रूरल इकोनॉमी में ये पॉजिटिविटी आई है। जहां तक एहसास प्रोग्राम का आपको बताया है, 12,000 रुपए हर जो लोग 1.5 करोड़ फैमिली थी जिनको मिले, अब जो सेहत कार्ड मिलने जा रहा है उसके हवाले से। अच्छा, जो बॉटम्स अप अप्रोच है इस दफा फाइनेंस मिनिस्टर की, उससे जो कोशिश की जा रही है कि हर फैमिली में एक आदमी को स्किल दी जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के अंडर, फिर घरों को बनाने के लिए भी लोन्स दिए जा रहे हैं। उसके अलावा ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, आफ्टर ऑल अभी आप देखिए, अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने इस दफा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 88% ज्यादा है पिछले साल 2020 से। बैंक्स ने डबल डिविडेंड्स दिए हैं, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में डबल हुए हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर ने डबल दिए हैं। नंबर्स भी मैं आपको कोट कर देती हूँ। स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज ने 267 बिलियन ज्यादा दिया है, बैंक्स ने 140 बिलियन दिया है, जबकि पिछले साल 2020 में बैंक्स ने 64 बिलियन दिया था। ऑयल और गैस कंपनीज ने 70 बिलियन अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जबकि 2020 में 44 बिलियन था। फर्टिलाइजर्स ने 60 बिलियन डिक्लेयर किया है, जबकि पिछले साल 44 बिलियन था। तो इतने जो, और आपको ये भी पता है कि जिस तरह ट्रैक्टर्स की सेल इंक्रीज हुई, जिस तरह से मोटरसाइकिल्स की सेल्स इंक्रीज हुई, तो इकोनॉमी में पैसे हैं, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, लोग अपनी बाइंग कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सिर्फ ये है कि जहां नैरेटिव बिल्डिंग की बात आती है, जहां पर तो वो फिर एक बड़ा पता नहीं कहां से नेगेटिव नैरेटिव आता है। तो सब चीजें तो चल रही हैं, और जो दुनिया में एक महंगाई की लहर है वो तो इस वक्त चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर, सप्लाई चेन डिसरप्शन, कोविड की वजह से 100 साल के बाद दुनिया में कोविड आया है। कैसर साहब, आप ये देखिए कि ज़रका साहिबा जिस तरीके से बात कर रही हैं कि हर चीज में बेहतरी है, स्टॉक एक्सचेंज में देख लें, लोगों की बाइंग कैपेसिटी में देख लें, हर जगह पे बेहतरी दिखाई देती है। आप लोग ये कहते हैं कि अवाम मर गए, अवाम रुल गए, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, बैड गवर्नेंस की मिसाल बनती है। तो आप फिर क्या राय रखते हैं कि हुकूमत को किस समत में जाना चाहिए जो बेहतर समत होगी?
ये देखिए, ये इनके पास कोई गलत मलत फिगर्स कोट कर रही हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ स्टॉक एक्सचेंज में खुद। आज से 5 साल पहले हमारे स्टॉक एक्सचेंज की टोटल कैपिटलाइजेशन 100 अरब डॉलर थी, आज 50 अरब डॉलर हो गई, आधी हो गई है। इतना नुकसान लोगों को हुआ है, जो है सारा फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से भाग गया है। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये हालत है कि इंडिया में कोविड हमसे ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की बैरूनी डायरेक्ट सरमायाकारी हुई है और हमारे यहाँ सिर्फ 2 अरब डॉलर की हुई है। अगर हमारे यहाँ कोई माहौल अच्छा होता तो इतना ये क्यों हम IMF के धक्के खा रहे हैं और IMF हमें रुला रही है और अपनी शर्तें मानवा रही हैं। हम तो आज़ादी खो चुके हैं। जो स्टेट बैंक का जो आया है बिल और जिसको पेश कर दिया गया है बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी में प्रेजेंट हुए, वो तो पाकिस्तान की आज़ादी खत्म हो गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो क्या मुस्लिम लीग नून IMF की कोई शराइत नहीं मानती थी? अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करा देता हूं। इस तरह तो नहीं मानते थे नेगोशिएट। नहीं, मुझे बड़ा याद है, मैं क्योंकि इसी फाइनेंस साइड का आदमी हूँ। 22 बार पाकिस्तान IMF के पास गया है। ये शराइत की भी बातचीत होती है ना, क्या शराइत है? हम नेगोशिएट करते थे। हम ये भी इनसे नहीं कह रहे कि आप IMF की बिल्कुल कोई बात ना माने। देखिए, जिसने कर्जा लेना है लेकिन नेगोशिएट कर, ये तो आप पाकिस्तान की कितनी दफा IMF के पास गई? इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाब दे है। मेरी बात सुनिए, एक आध फिक्रा। काफ़ी दफ़ा गई, नून लीग भी गई और सारी हुकूमतें गई, 22 टाइम्स पाकिस्तान गई। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ पावर दे दी गई है ना, एक बाहर से आया हुआ IMF का जो पहले जॉब करता था उनको गवर्नर बना दिया गया यहाँ, और पूरी पावर इस वक्त वज़ीर आज़म जो है वो तो जवाब दे हैं असम्बली के सामने, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक जवाब दे नहीं है। सुबह वो चाहें कि आज 100 अगर वज़ीर ख़ज़ाना तो ये राय रखते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो पार्लियामेंट में जवाब दे। इसी पे जवाब हुकूमती मौक़िफ़ भी हम ले लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इस वक्त स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर कितना बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। नाज़रीन, जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौजूदा मुआशी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन को जो एक सबसे बड़ा खदशा और तहफ़्फ़ुज़ है वो ये है कि स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है, जो सालमियत है, वो ख़तरे में है। स्टेट बैंक अगर अपने तय इक़दामात करता है और गवर्नर जो तयनात किया गया है वो बाहर से गाइडलाइन लेता है तो मुल्क की बका और बेहतरी के फैसले कैसे हो सकेंगे? तो इसी पर हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं। बढ़ते हैं डॉक्टर ज़रका साहिबा की जानिब। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह ब्रेक से पहले कैसर अहमद शेख साहब ये बात कर रहे थे कि बाहर से एक बंदा लाया गया, इंजेक्ट कर दिया सिस्टम में, अब वो पार्लियामेंट को भी जवाब दे नहीं है, तो फिर वो जवाब दे है किसको? जी राना साहब, बेसिकली जो स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की गई है उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेट बैंक से जब भी ज़रूरत होती है नोट छाप लेती है और लोन ले लेती है स्टेट बैंक से। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक मैच्योर और एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड देने की कोशिश है कि आपका जब दिल चाहे आप स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकते, आप अपने खर्चों को रोकें और आप अपने आप को खुद पे इन्हिसार करें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह अपने आप को आगे लेके चले। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ये पाकिस्तान की हुकूमत जो कि हमारी हुकूमत है, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है हुकूमतों के लिए कि वो नोट और छापें और बैंक से, स्टेट बैंक अपना बैंक है तो उसे पैसे लेके आप मार्केट में इंजेक्ट कर दें। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो उससे हुकूमत बेहतर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबली अपने मामलात को चलाएगी, एक्सपेंसेस को कम करेगी। सो यही एक मेन मकसद इसका यही है। अब बाकी ये जो बातें हैं इनकी, ये तो देखिए हर चीज में बातें निकालना तो कोई मसला नहीं है। लेजिस्लेचर हमारी अपनी पार्लियामेंट है, हमारा जब दिल चाहे हम उस जो भी लॉ आता है उसको आप नया लॉ, नए एक्ट के थ्रू आप उसको रिपील कर सकते हैं जब आपकी। इस वक्त हमारी हुकूमत की जरूरत यह है कि हम जिम्मेवारी से अपने आप को आगे लेके चले। और आप देखेंगे फाइनेंशियली ये हुकूमत पिछले 4 सालों में इतने मसाइल के बावजूद हमने कम लोन्स लिए। नून लीग की हुकूमत 4.5 बिलियन का कर्ज हर साल लेती थी, हम 2.5 बिलियन का कर्ज ले रहे हैं जो एक्चुअल कर्ज है, बाकी तो सूद वापस देते हैं।
और हमारी सारी जो भी हमारी फाइनेंशियल बिहेवियर रही है वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रही है। और हमारी कोशिश भी यही है कि आगे चल के आप देखें जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने खर्चे कितने कम किए हैं, उनके जितने भी अभी तक पाकिस्तान से बाहर के दौरे हुए आप किसी भी पिछली हुकूमत से कंपेयर कर लें, उनमें से 1/4 हिस्सा जो है वो कम हुआ है। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है कोई जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। कैसर शेख साहब जी, बिल्कुल जरूर हो गए, जरा इस पे जरा चले। कराची में बड़ी सियासत गर्म होगी। आपके एहसन इकबाल कराची पहुंच के आपके शहर में मौलाना फजलुर रहमान सियासी मुलाकातें कर रहे हैं। क्या आप क्या देख रहे हैं सिंध में आने वाले दिनों में कुछ सियासी भूचाल आने वाला है, अपोजिशन इकट्ठी होने वाली है, क्या करने लगे? राना जी मुझे एक दो फिक्रे स्टेट बैंक के करने दें। इस वक्त पाकिस्तान के 2 CEO बन गए, 2 चीफ एग्जेक्टिव बन गए, एक वजीर आज़म है और दूसरा स्टेट बैंक का गवर्नर है। तमाम फाइनेंशियल मैटर्स में स्टेट बैंक का गवर्नर खुद मुख्तार है, उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हो सकता, उसको 5 साल और उसको बढ़ाया जा सकता है। उसमें देखिए अगर सुबह चाहें स्टेट बैंक के गवर्नर, आज अगर 177 चल रहा है डॉलर का रेट, सुबह 200 करना चाहें वो कर सकते हैं, ये उनका इख्तियार है, ये इसमें असम्बली पार्लियामेंट किसी का इख्तियार नहीं। आज वो चाहें कि पॉलिसी रेट जो कि 9.5% है वो 12% करना चाहें तो वो सुबह कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी पावर्स हैं और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जा सकता, उसको कोई पूछ नहीं सकता। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सरेंडर करने वाली बात है और किसी सूरत में कोई मुहब्बे वतन शख्स इसको कबूल नहीं कर सकता। आप सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में वाकई पॉलिटिक्स गर्म है। देखिए ना, फारूक सत्तार साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मिले, अब मुस्तफ़ा कमाल मौलाना फजलुर रहमान से मिले, और कराची में क्योंकि एक ऐसा शहर है जिसमें बुरा ही बुरा हाल है, सड़कें हैं तो उसकी बुरा हाल है, पानी है तो वो मिलता नहीं है शहरियों को, बिजली का मुसलसल तत्तल रहता है। आजकल गैस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी इंडस्ट्री है तो उसको गैस नहीं है। तो कराची में तो मसाइल ही मसाइल हैं और कराची के लोग जो कि मुल्क का सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला था, गरीब परवर शहर था, उसको उजाड़ दिया गया पिछले 20-30 साल में। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आके आपने देखा कि जो MQM ने अशर यहाँ किया था, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल उन्होंने आके संवारी। शेख साहब ये MQM को ब्लेम तो ना करें, ना शेख साहब ऐसे नहीं। शेख साहब आज उन्हीं से जाके आपका वफ्द मिला है और उन्हीं से जाके मिन्नत समाजिद की जा रही है। एक तरफ आप उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं सारी तबाही का, दूसरी तरफ मुलाकात भी उन्हीं से कर रहे हैं। मुलाकात तो सबसे हर एक से, मैं मेरे जिससे कहें मैं मुलाकात करने में तो पाकिस्तानी है ना, हम तो इंडिया से भी मुलाकात की फेवर में, मैं फेवर में हूँ कि उनसे भी मुलाकात करके मीटिंग करनी चाहिए और मसाइल का हल निकालना चाहिए आप दुश्मनों से। और ये तो हमारे अपने मुल्क के लोग हैं, सियासी लोग हैं, मुलाकात नहीं होगी तो फिर तो मसाइल का हल ही नहीं निकलेगा ना। इसी तरह हम समझेंगे कि किस तरह इनका हल निकलता है। लेकिन मैं आपको बता ये रहा था कि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ ना कराची में, उसमें ज़रूर मियाँ साहब का सबसे बड़ा हाथ है, मियाँ नवाज शरीफ का, लेकिन पीपल पार्टी ने भी हमें साथ दिया और उस वक्त रेंजर्स ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया। तो जब तक हम सब मिलके काम नहीं करेंगे ना, हम एक दूसरे से कुछ टेंशन में है या नहीं है कि इत्तेहादियों से आपके जो रवाबित हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मिनी बजट के हवाले से। पहले वो मुलाहिजा कर लें, फिर डॉक्टर साहिबा की तरफ पढ़ते हैं। हमें मिलकर फैसला करना चाहिए। इनकी बहुत सारी बातों में कई नई पहलू थे जिसका हमें इदराक हुआ है। हम सियासत से अलग हट के और ये जानते हुए कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं या नहीं है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए सही फैसला होगा। MQM और MQM के तमाम कारकुनों की जानिब से हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमसे ज्यादा, हमारी सियासत से ज्यादा अजीज हमें ये वतन अजीज है। हमें अपनी सियासत से ज़्यादा अजीज़ ये वतन अजीज़ है। डॉक्टर ज़ैका साहिबा, जब आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द मिलने गया MQM पाकिस्तान को, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आने वाले तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ने इत्तेहादियों की बात गौर से नहीं सुनी, इत्तेहादियों को अपोजिशन से बात करना मुनासिब लगा और वो आसान लगा। जी, बात यह है कि सियासत एक फ्लूइड कंडीशन होती है। बेसिकली ये अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है
और MQM हमारी इत्तेहादी कल थी, आज है और इंशाल्लाह कल भी रहेगी। इत्तेहादियों में कोई बातें ऊपर नीचे होती हैं और इसमें कोई कतगन नहीं है कि दूसरी सियासी पार्टियों से मिले। सियासत है ही मेल जोल, गुफ्तगू, सियासी डिस्कशंस, ये सब उसका हिस्सा है तो, और डेमोक्रेसी का भी हिस्सा है और इसमें मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। अगर वो मिलते हैं जरूर मिले, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आपका वफद भी तो मेरे ख्याल से कल मिलने जा रहा है डॉक्टर साहब। तहरीक इंसाफ का वफद भी तो कल मिलने जा रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? नहीं, आप समझते थे तो जरूर मिले ना जी। नहीं, वो ऐसा क्या मामला हुआ? मिलना जरूरी है। हम सबका मुल्क है, हम कोई जी बिल्कुल। देखिए मेरी बात, आपकी बात की तारीफ कर रहे हैं, है सब उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तो मिलजुल के आगे मुल्क ने चलना है। मेरा मतलब है ये कोई हम ईस्ट और वेस्ट जर्मनी तो नहीं है ना कि हम उनसे बात नहीं कर सकते या कोई आयरन वॉल है। सब पाकिस्तानी है और जब हम अगर हम एक नस्बुल ऐन के तहत एक लाइन पे एक डगर पे चले अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, इसमें क्या बुराई है जी। और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा तमाम इत्तेहादियों के इत्तेमाद मिलेंगे। MQM जो है अभी तक इत्तेमाद में MQM को क्यों नहीं ले सके? मुझे इसमें कोई पता नहीं है जी। मेरा ख्याल है MQM बिल्कुल एतमाद में है और MQM हमारे साथ चल रही है, उनकी मिनिस्टरशिप्स है हमारे साथ, वो साथ चलने वाले हैं। लेकिन आप अगर किसी के ऊपर ये भी डॉक्टर साहब, ये जिस पैराए में बात हो रही है, जब वफाकी काबीना का इजलास जारी था और मिनी बजट पे बात हो रही थी तो MQM की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि हमें आप समरी दिखाएंगे तो हम अपना इनपुट देंगे। तो उस पर वज़ीर आज़म ने ये जवाब दिया कि आपके लिए एक अलग सेशन बुलाया जाएगा। वो अलग सेशन तो ना हो सका, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM का सेशन एक हो गया। मैं इस पर अगर आप कहें तो कुछ जवाब दे दूं। देखिए जी, MQM की डॉक्टर साहब बात मुकम्मल कर लें, फिर हिस्ट्री है। जी जी डॉक्टर साहब जी। MQM की एक हिस्ट्री है, उनका एक आगे सोच भी है। वो सिंध की पार्टी है, उन्होंने अपने आप को आगे लेके चलना है। नून लीग अब क्योंकि पंजाब की एक लोकलाइज जमात होके रह गई है, इस वक्त वो हाथ पांव मार रहे हैं कि बाकी सूबों में उनको कोई स्टेक मिले। जिस तरह के पीपल्स पार्टी सिंध की जमात होके रह गई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में उनको स्टेक मिले। तो हर पार्टी कोशिश करेगी। JUIF का भी यही हाल है, जमात इस्लामी का भी यही हाल है। तो ये सब कोशिश करेंगे और इसमें किसी किस्म की कोई कादगर नहीं है। जिस वक्त जहां उनको जगह मिलती है वो कोशिश करते हैं कि उनकी कहीं किसी से मुसालहत हो जाए। लेकिन एक बात यकीनी है, देखिए जो हुकूमत पावर में होती है, जिसकी हुकूमत होती है, MQM या कोई भी और जमात हो, वो हुकूमत के साथ चलना इन द लॉन्ग रन जाहिर है बेहतर समझते हैं। जो पार्टी आउट ऑफ पावर हो उसके साथ कौन जाता है? तो ये लेवरेज होती है, ये आपकी नेगोशिएटिंग पावर होती है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। शेख साहब, एहसन इकबाल साहब जो हैं पिछली दफा गए तो उन्होंने बस के ग्रीन बस का इफ्तिताह खुद ही कर दिया, वहाँ पे अच्छा खासा फड्डा पड़ा। अब वो वहाँ पे गए हैं, किस मिशन पे गए हैं? क्या आप इस मिशन पे हैं कि हुकूमती तहादियों को मना लेंगे या मिशन कुछ और है? नहीं जी, क्योंकि एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, तो वो मिलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने खुद खालिद मकबूल से ये कहा, मेरी बड़ी तल्लक है उनसे, क्योंकि बड़े अरसे से हम मिल के वहाँ पर असम्बली में कोलीग हैं। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं भी कराची रहता हूँ, कराची के बिज़नेस कम्यूनिटी का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ और अभी भी मैं बिज़नेस कम्यूनिटी में बहुत एक्टिव हूँ। मेरे बहुत से सारी जो है बिज़नेस कम्यूनिटी के जो नुमाइंदगी है वो मेरे दोस्त हैं उसमें, और उनसे इंटरेक्शन होता है। जो हालात ये मिनी बजट में बना रहे हैं ना, इसमें हर चीज़ पे तो इन्होंने टैक्स लगा, सेल टैक्स ख़त्म कर दिया, हर चीज़ पे जो एग्जेम्पशन थी उसको ख़त्म कर दिया। अद्वियात की रॉ मटेरियल है तो उसको उस पर सेल टैक्स लगा दिया, इन्होंने पाम ऑयल पे सेल टैक्स लगा दिया, और ये लोगों को इतनी मुश्किलात में डाल दिया इन्होंने कि MQM वाले जो कराची से वोट लेंगे, कराची तो एक दरमियाने दर्जे के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मेहनत समाजित की थी MQM की, वो तो मना ना सकी। आपके पास कौन सा MQM क्या करेगी? हमारे पास यही कुलिया है कि हम ये समझते हैं कि MQM तो इतनी ज़्यादा परेशान है, वो अपना वोट बैंक खो देगी अगर अभी मिनी बजट में वो सपोर्ट करेगी। मैंने खुद उनको कहा, मैंने बोला उनको कि आप, मैं क्योंकि कराची की बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है कराची वालों के साथ। अगर आप इस वक्त मिनी बजट में सपोर्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, लोग आपको वोट किस तरह देंगे?
और ये बात उनको समझ आई। खालिद से मेरी बड़ी तफसील से बातचीत हुई और दोस्तों से भी बात हुई, MQM के जो सारे मेंबर हैं। तो ये तो देखिए ना, उसके बगैर उनके पास चारा क्या है। पीपल पार्टी से उनसे अनबन है उनकी बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग ऑप्शन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये एतमाद है कि MQM उनका साथ देगी मिनी बजट के हवाले से और अवामी फलाह व बहबूद की बेहतरी के हवाले से, और हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत बेहतरी की जानिब गामज़न है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब और डॉक्टर ज़ुरका सोहरवर्दी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि MQM पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा बनती नहीं है, तो इसलिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात पे ज़्यादा यकीन करेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक पॉजिटिव रिस्पांस देगी। ये तो बात हो गई अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों से राबिते की, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान फिर से रवाबित तय होने के इम्कानात हैं, और अगर ये राबिते बहाल होते हैं तो अपोजिशन को ये किस हद तक मजबूत करेंगे और हुकूमत के खिलाफ क्या कोई महाजराई भी हो सकती है, ये एक सवाल है। राना साहब से इसका जवाब जानते हैं। राना साहब, क्या अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात का इम्कान है? बिल्कुल इम्कान है, और इसके लिए बड़े लोग मुतहरक हो चुके हैं। दोनों ही तरफ से कुछ लोग मुतहरक हो चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान को बीच में से कट करके बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात कराई जाए। और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को कट नहीं किया जाएगा, उसमें से मरियम को भी कट किया जाएगा, और इन दोनों को कट करके वहाँ पे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात करवाई जाए, और इन दोनों को आपस में बिठाकर आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरह की हिकमत अमली हो सकती है, और वही हिकमत अमली पार्लियामेंट के बाहर किस तरह हो सकती है, इस पर इनको करें। यानी उसका तासुर तो फिर यही दिया जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर की सियासत के हवाले से मुलाकात? जी, तासुर यही दिया जाएगा, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि बिलावल भी और शहबाज शरीफ भी दोनों ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को मदम कर दिया जाए, उनको माइनस कर दिया जाए। माइनस मौलाना, माइनस मरियम, ये मुलाकात होगी। और वो चाहते हैं कि जो हम पार्लियामेंट के अंदर बात करें, बेशक पार्लियामेंट के बाहर हम अलग-अलग हों, लेकिन नून लीग का भी मौक़िफ़ वही हो और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी वही हो। पीपल्स पार्टी भी उसी मौक़े पे एहतजाज करे, नून लीग भी उसी मौक़े पे एहतजाज करे, और PDM का जो एहतजाज है वो अगर कहीं होता भी है तो वो अपनी रूटीन से होता रहे। इस सिमन में बाकायदा मुलाकात के लिए जो लोग मुतहरक थे, मेरी इतला तो यह है कि आज टेलीफोनिक राब्ते की भी कोशिश की गई, वो नहीं हुआ, और आइंदा 24 घंटे में टेलीफोनिक राब्ता भी हो जाएगा। उस राब्तों की तफसील तो बाद में बाहर आएगी, लेकिन ये काम हो चुका है सर। और इस ज़िमन में जो लोग मिल रहे हैं ना, जो दोनों तरफ से काम कर रहे हैं, वो बड़े मुतहर्रक लोग हैं, और वो हर सूरत में चाहते हैं वो कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को तय किया जाए। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में अब मौलाना फजलुर रहमान को नहीं चाह रही, और मुस्लिम लीग नून भी किसी सूरत में मौलाना फजलुर रहमान को नहीं चाहती। वो कहते हैं मौलाना साहब एक मजबूरी है, तो उस मजबूरी को मजबूरी तक ही रखें, उसको अपने गले का हार ना बना लें। उसको ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में पता चले कि बड़ी पार्टियां हम हैं, लेकिन हिस्सा सारा जो है वो मौलाना ले गया। ये मैं आपको, और ख़ासकर ये जो तासर है ना यासर, ये पीपल्स पार्टी नून लीग क्यों कर रहे हैं, ये KPK के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उनके ज़हन में ये है कि जो मौलाना को मिले। जी, वो कहते हैं कि KPK के अंदर मौलाना को जो मिला है वो मौलाना को किसी और तरफ से मिला है। तो अब मौलाना बार बार हम सबको इस्तेमाल करके मजीद कुछ ले जाएंगे, और हम दोनों घर जो है वो हाथ बिल्कुल देखते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब इस पर राब्ते हो रहे हैं, चूँकि बिलावल भी लाहौर में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, दोनों के दरमियान राब्तों की कोशिश हो रही है। हो सकता है आइंदा 48 घंटों में एक मुलाकात भी हो जाए, टेलीफोनिक राब्ता भी हो जाए। उसके बाद जो फाइनल मुलाकात होगी, मैं आपको भी बता देता हूँ, वो यानी इस्लामाबाद में होगी, और इस्लामाबाद में इन दोनों का एक मुश्तरका दोस्त है जिसका तल्लक जो है वो सियासत से तो नहीं है, लेकिन वो एक लैंड लॉर्ड है, उसका तल्लक सियासत से नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं उसको बड़ा मोतबर समझती हैं और उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो वो शख्सियत जो है उसके घर में भी इनकी एक मुलाकात मुतवक्के है, जिसके लिए दोनों राज़ी हैं। लेकिन अब देखने वाली चीज़ ये है कि क्या शहबाज शरीफ जो है माइनस मरियम बिलावल से राब्ता कर लेंगे, माइनस मौलाना फजलुर रहमान क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या उनको उनकी पार्टी,
उनको मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर जो लोग हैं, क्या वो इस बात की उनको इजाज़त देंगे? ये एक बड़ा इशू चल रहा है। किसी सूरत में इजाज़त नहीं मिलेगी उन्हें। अब उनके जो करीबी लोग हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उनके जो करीबी लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बीबी की शहादत पे अफसोस का भी इजहार किया था और पैगाम भेजे थे, वो करीबी लोग जो हैं वो मुतहरक हो चुके हैं। वो शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि मियाँ साहब अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो बेचारे अदब से या किसी और मसले से वो बड़े भाई के अहकामात के बगैर चलना नहीं चाहते। ना चलें या ना चलें, इन दोनों सूरतों में एक मुलाकात ज़रूरी है, टेलीफोनिक रब्ता ज़रूरी है। उसके बाद आने वाले दिनों में क्या होता है वो साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज़ फाइनल है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में जो मुतहिदा पोजीशन है उससे मौलाना फजल रहमान माइनस हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान मज़ीद अपना हिस्सा लेकर किसी और के साथ इत्तेहाद करते हैं, मज़ीद अपना हिस्सा लेकर कोई और सियासी इत्तेहाद बनाते हैं, मज़ीद अपना हिस्सा लेने के लिए कोई और गेम खेलते हैं, ये हो सकता है। लेकिन नून लीग किसी सूरत में भी और पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी अब मौलाना की किसी तहरीक को ऐसा कामयाब नहीं होने देगी कि सारा क्रेडिट मौलाना को जाए। और ये भी बता दूं कि आज ये भी डिस्कस हुआ है नून लीग के अंदर कि अगर 23 मार्च को मार्च करना पड़ता है तो उस मार्च का सारा क्रेडिट जो है वो मुस्लिम लीग नून लेगी, मौलाना नहीं लेगी। यानी अब आने वाले दिनों में सियासत करने के लिए या सियासी सरगर्मियों को तेज करने के लिए सिर्फ मौलाना पर इक्तफा नहीं किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने अपने तय जिदोजहद करना चाहती है ताकि आम इंतखाबात में अगर वो कुछ हासिल कर सके तो अपने बलबूते पे और अपने इश्तराक से हासिल कर सके। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।